नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 6 माह उमर अब्दुल्ला की सरकार के बीत गए हैं और इस 6 माह में क्या रणनीति सरकार की रही और आगे क्या रणनीति रहेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जो बड़े फैसले इस सरकार ने लिए हैं, गरीब परिवार की बेटियों को शादी में 75,000 मिलेगा, जिसको बढ़ा दिया गया है। बसों में फीमेल के लिए किराया मुफ्त किया गया, यह भी बहुत बड़ा फैसला है। ओल्ड एज, विडो और हैंडीकैप पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा किया गया है। गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त, ये 6 माह में हुआ है। 10 किलो राशन। इसके अलावा कैबिनेट सब कमेटी, आरक्षण को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। एजुकेशन सत्र, शिक्षा सत्र में बदलाव किया गया है, जो कहीं की एलजी शासन में चेंज किया गया था। और दूसरा बड़ा कुछ ऐसे इश्यूज जिनको लेकर के विवाद बने हैं, उनमें यह है कि रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी बहाल करने की वकालत इस सरकार ने की है, जो रास नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। किरण रिजिजू के साथ उमर अब्दुल्ला की फोटो भी इन दिनों चर्चा का विषय रहा है। ये टूलिप गार्डन में फोटो जो है खिंचवाई गई थी, जिससे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इसकी आपत्ति जाहिर की थी। और दूसरी बात है, विशेष दर्जे को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। उस रेजोल्यूशन का क्या हाल है, ये अभी कुछ पता नहीं है। 48 केएस ऑफिसर्स की तबादला किया गया है, ये एलजी के द्वारा तबादला किया गया है। इसको लेकर के भी सरकार कटघरे में है। सरकार ये दावा कर रही है कि ये हमारा प्रोरोगेटिव था, हमारा विशेषाधिकार था, लेकिन एलजी ने ट्रांसफर कर दी। 13 जुलाई जब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत हुई थी, उस बगावत को वो यानी शहीदी दिवस के तौर पर मनाना चाहते हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। और ये 13 जुलाई की सार्वजनिक अवकाश की डिमांड भी इस 6 महीने के कार्यकाल में हुए हैं। लेक्चरर्स की भर्ती को लेकर के हम सब जानते हैं कि लेक्चरर्स की भर्ती को लेकर के ये जो लोकल लैंग्वेज थी, बाकी लैंग्वेज थी, लेकिन डोगरी नहीं थी, कश्मीरी नहीं थी, हिंदी के पदे कम थी, फिर प्रोटेस्ट हुआ था। जिन मुद्दों को लेकर के ये सरकार बनी, राज्य का दर्जा बहाल करना, 370 की वापसी, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली, इस पर फिलहाल कोई काम नहीं हुआ है। और कांग्रेस का ये आरोप है कि बिजनेस रूल और स्टेटहुड नहीं मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 माह के कार्यकाल में क्या रणनीति सरकार की रही और क्या रणनीति एलजी की रही। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सरकार और कैसे चलेगी। हमारे साथ हमारे दीपांशु भट्ट हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपांशु जी, आपका स्वागत है। राकेश पंत जी, नेता भारतीय जनता पार्टी। इफ्रा जान, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अहमद एयाज, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका स्वागत है। और शुरुआत में राकेश पंत जी से ही करूंगा। राकेश जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दीपांशु जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? चलिए। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। राकेश जी, शुरुआत में आपसे ये करूंगा कि कुछ अभी तक ये ही जो 6 महीने का कार्यकाल हुआ, इसमें यह बात खुल करके सामने आई है कि कहीं ना कहीं केंद्र डायरेक्ट इंटरवेन कर रही है, गृह मंत्रालय डायरेक्ट इंटरवेन कर रहा है, या केंद्र सरकार से वो आशीर्वाद सरकार को नहीं मिल रहा है, इस वजह से कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। राकेश जी। The 6 months of Umar Abdullah government is full of chaos, confusion, as they have neglected the general issues related to public and the poor and the needy. और उन इश्यूज की मैं द इश्यूज विच आई एम स्पीकिंग इज दैट कि जिनको इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि सत्ता में आने के बाद ये लोग उस पर काम करेंगे, उन मुद्दों को छुआ नहीं गया, चिमटे से भी नहीं छुआ गया। करते हैं ये 6 महीने सिर्फ गोल्फ को खेलने में, उसके बाद फैशन शो में, उसके बाद केंद्र के साथ अपनी लड़ाइयों में गुजार दिए गए। गरीब तबका वहीं का वहीं है। विनोद जी, अभी आपने बात करी कि महिलाओं को बड़े काम हुए इन 6 महीनों में। मैं गिना देता हूं कि महिलाओं के लिए फ्री बस राइड शुरू कर दी है। भाई, महिलाओं को पूछिए, उनके पति की जेब में से 7% इजाफा कर दिया, तो आपने महिलाओं को फ्री कर दिया, उनका किराया उनके पति से ले लिया, या भाई से ले लिया, या पिताजी से लिया। तो ये सारा का सारा
जो खेल चल रहा है ये उमर अब्दुल्ला अपने पिताजी से सीखे हुए हैं, उसमें माहिर है ये, इसकी टोपी उससे उसके सिर वाला काम है ये। और यहां तक आपने 200 यूनिट बिजली की अभी मैंने बात करी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और बड़े दम्भ के साथ कहा था कि जब हम सत्ता में आते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और उसके बाद राशन जो है वो दिया जाए। कहां गई वो 200 यूनिट फ्री बिजली? और उसके पहले इन्होंने अपने भाई मैनिफेस्टो में ये साहब जिक्र नहीं उन्होंने किया कि दी वो है किसको फ्री में। अंत्योदय अन्न योजना में जो उसके अधीन आते हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, उन्होंने घोषणा की है। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब का है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, केंद्र की सरकार उसके लिए मानदेय दे रही है, यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, उनकी जेब में से नहीं आ रहा। केंद्र की सरकार की योजनाएं जो यहाँ पर चल रही हैं, उमर से पहले भी चलती थी, बाद में भी चल रही हैं। इन्होंने क्या दिया वो बताइए ना जी। क्या दिया इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या दिया। इन्होंने अरबी के लिए, फारसी के लिए लेक्चरर्स की पोस्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे वहां पर दी कि इन पे एडवर्टाइज किया जाए, और संस्कृत को, डोगरी को चलिए। और हिंदी को टोटली राकेश जी वापस आता हूँ आपके पास। इससे पहले अहमद अयाज साहब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका काफ़ी तजुर्बा है अयाज साहब, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले 6 महीनों को आंकलन आप कैसे करते हैं कि सरकार कैसी चली, और जिस उम्मीद से एक लंबे अंतराल के बाद जून 2024 के बाद, क्षमा कीजिए 2018 के बाद ये सरकार बनी है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनी है, कैसा आंकलन आप करते हैं कि इन 6 माह में कितना मुत्तफिक या संतुष्ट ये सरकार आवाम को कर पाई? चूंकि विनोद जी जम्मू कश्मीर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के या सेंटर के कंट्रोल में, उनकी हुकूमत में बहुत वक्त तक रहा, और हर एक की यही कोशिश थी कि यहाँ के इलेक्शंस हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हो, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों के जो मामलात है, ग्रीवेंसेस है, उनका ठीक करना दूर की बात, अप्रोच भी नहीं किया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इसलिए एक कोशिश रही, खासतौर पॉलिटिकल पार्टीज की इसके ऊपर जबरदस्त रहा कि भाई इलेक्शंस हो। तो बहरहाल अल्टीमेटली इलेक्शंस हो गए, चाहे वो कोर्ट की वसातत से हुआ या सेंटर का अपना डिसीजन रहा, व्हाटएवर, बट अल्टीमेटली बड़े उम्मीदों के साथ, और लोगों ने भी बहुत ही जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में इस टाइम, ये जानकर कि भाई उससे छुटकारा मिले हमको, क्योंकि हमारे मामला बहुत जमा हो चुके हैं। इसके अलावा कि हमारा स्पेशल स्टेटस की बात है या बाकी उसके साथ पॉलिटिकल इश्यूज की बात है, उसके साथ साथ जो लोगों के आम मसाइल है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात की गई, प्रिजनर्स की बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, या बिजली की कंसेशन की बात की, ये सारी चीजें जो कुछ मामला जो आम इंसान के साथ भी जुड़े हुए हैं, खास तौर एक्सेसिबिलिटी का मसला, कि भाई किसी का जो भी मसला हो एक लेवल तक पहुंचे, एक एमएलए तक पहुंचे, एक रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचे, फिर उसका अजाला हो। आई मीन ये जहन में रखकर लोगों ने बहुत ही उम्मीदों के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और लोगों को वोट दिया और एक अपनी हुकूमत बनाई। तो उसके बाद अभी अगर हम टोटलिटी में देखेंगे, छोटे मोटे मसाइल जिनके आपने जिक्र कही, चाहे वो राशन की बात, 10 किलो राशन की बात, या कोई उसके साथ 200 यूनिट बिजली इंक्रीज की बात, वो विडोज का इंक्रीज की बात, लेकिन वो एक ऐसा इशू है कि जिसका इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि वो एक छोटा सा मसला है। उसके अलावा जो बड़े मामलात हैं लोगों के साथ जुड़े हुए, डायरेक्ट मैं स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट को रेस्टोर करने की बात नहीं कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल रीजन है बड़े मे नॉर्मल जो जिनकी कमिटमेंट है, जो लोगों की जरूरियात है, नहीं लग रहा है। एक हो गया कि एक फील हो कि हमारी कहीं गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, कोई एक इंसान को जो सिटीजन है, जो शहरी है, उसको एक कॉन्फिडेंस हो, एक वो अपने जहन में ये हो कि मेरी गवर्नमेंट है, मैं कोई गवर्नमेंट के साथ कोई अपना इशू लेकर थ्रू कराऊंगा या उनके साथ बात करूंगा, उनको बोलूंगा, सबसे बड़ी बात कि किसी को बोलूंगा और वो उसको सुनेगा। अभी पहले तो आज ये नहीं दिख रहा कि कोई सुनने के लिए भी तैयार है, इसलिए तैयार नहीं है, उनकी अपनी दिक्कतें जो भी है
लेकिन उसके बाद भी सुनने के लिए नहीं लग रहा है कि कोई एमएलए, आप देखोगे कि कोई एरियाज में घूम रहा है, उसके साथ लोग जैसे पहले हुआ करते थे उनके इर्द गिर्द घरों के सामने लोग उनका धमारा रहता था अपने इश्यूज को लेकर, आज वो दिख नहीं रहा क्योंकि लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जी इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के एक तो हो नहीं रहा है और दूसरा वो फील भी नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट कहीं चलिए फंक्शन कर रही है। जी अब हमको मालूम है कि वो वजूहात क्या है, जी लेकिन ये वजूहात लोग एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं, क्योंकि ये चलिए वजूहात इलेक्शन के दौरान भी एयाज साहब मैं मालूम था आपको और ये आपको भी रोकूंगा मालूम था कि यूटी में हम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ चलिए एयाज साहब, जी पहले तो ये कहा जा रहा था कि यूटी में हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, एक चपरासी को तबादला नहीं करवा सकते, खैर फिर उसके बाद दो जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दीपांशु जी आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस, हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही दीपांशु है। जी, मान लेते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा स्टेक पर नहीं है आपका, यानी आपके 6 एमएलए जीत गए हैं, आप सरकार का हिस्सा भी हैं, लेकिन जब टूलिप गार्डन में किरण रिजिजू के साथ फोटो खिंचवाई जाती है और किरण रिजिजू जी हाउस में वो बिल लाते हैं जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है, जो अब कानून बन चुका है, तो आपको देश भर में इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ता है? जी दीपांशु। और देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है, उस बिल में हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन किया है। और जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब अगर उससे मिलते भी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एज सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हाउस में उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया हुआ है। कांग्रेस चाहे पूरे देश में एकदम साफ है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि एंटी अगेंस्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बादशाह यहाँ आपका पे आपका बोली जा रही नेटवर्क थी। बड़ा कमजोर है, दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारे तक भी पहुंच नहीं पा रही है। आप नेटवर्क के दायरे में आए, मुझे लगता है। जी जी विनोद जी, इनके नेटवर्क में हमेशा इशू है, राहुल गांधी का नेटवर्क भी कमजोर है, इनका भी कमजोर है, उसमें उसमें ये दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम, जी इसलिए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। राकेश जी, सवाल ये उठता है, आप डेमोक्रेसी में फेथ करते हैं? इलेक्शन करवाए, लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन करवाए, अब मुझे लगता है कि आपके एंड से ही ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का आरोप रहता है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण वो खुलकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। 48 केएस ऑफिसर बदले, ये उनका ये कहना है, गवर्नमेंट का ये तर्क है कि ये प्रेरोगेटिव जो था कि जेकेएस, केएस नहीं बोलूंगा, जेकेएस के तबादले उनके अधिकार क्षेत्र में थे। बोलिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो 31 अक्टूबर को लागू हो गया, और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो केंद्र के पास रहेगी, और केंद्र सरकार जो है ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि जहां उनको लगता है कि कानून व्यवस्था में की वजह से ट्रांसफर की जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि एलजी साहब ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर वो काम किया है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसको केंद्र और वहां के जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार को बता दिया है। तो इसलिए इसमें लोगों को उलझाने वाली बात नहीं है। आप अगर काम करना चाहते हैं, आपकी काम करने की मंशा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी विनोद जी आपने वक्फ बोर्ड की बात करी, ये फिर लोगों को यहाँ उलझा रहे हैं, असेंबली में पहुंचते हैं, वहां पर कोई उसको निंदा प्रस्ताव और बिल पे पास कर देते हैं। 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का टोटल एरिया है पाकिस्तान के पास, और हमारे वक्फ बोर्ड के पास है 9 लाख समथिंग किलोमीटर का एरिया। आपने विद इन द कंट्री एक पाकिस्तान खड़ा कर दिया है। और मुझे ये बताइए, यहाँ अहमद एयाज साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उनको पूछना चाहता हूँ कि वक्फ की वजह से क्या कोई गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान उनका भलाई हुआ? नहीं हुआ। जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही है, पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, कि इन्होंने बड़े पैमाने पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, वो छुड़ाया जाना चाहिए, इसीलिए ये बिल आया है। तो इसमें लोगों को, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, इनको जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। अरे लेबनान में कुछ होता है, पैलेस्टाइन में कुछ होता है, तो यहाँ हड़ताल शुरू हो जाती है, झंडे चल जाते हैं। अरे भाई, जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में सोचिए, जम्मू के क्षेत्र के बारे में सोचिए, कश्मीर के लोगों के बारे में सोचिए। यहाँ से बहुत बड़ा मैंडेट आप लेकर आए हैं, तो कम से कम इसका तो ख्याल करिए। आप जा रहे हैं लेबनान, आप जा रहे हैं पैलेस्टाइन, दिस इज नॉट अवर इशू।
हम वी आर टोटली कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर, इस पर बात करिए ना, वहां तो आप यू आर अ कंप्लीट फेलियर, बात नहीं होगी। यहाँ आप केंद्र के साथ आप अपनी लड़ाई में उलझे रहेंगे, ये दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री के पास अधिकार क्या है और केंद्र के पास अधिकार क्या है। भाई जितने अधिकार आपके पास हैं उनसे भी लोगों की सेवा हो सकती है, और बार बार ये कहना कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर देनी चाहिए, समय आने पर स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी, ये माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने कहा। हाँ दीपांशु जी, आपकी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि सिग्नल बड़ा कमजोर था। जी 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 दीपांशु जी, हाँ हाँ, आपसे मैंने सवाल पूछे थे, आपको पता ही होगा। हाँ हाँ, सुनिए पहले मेरी बात। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद अपना मानसिक संतुलन यहाँ पे खो चुके हैं। ये अभद्र टिप्पणी हमारे नेता के खिलाफ कर रहे हैं कि कनेक्शन टूट गया, ये सब कुछ हो रहा है। और इनके खुद के नेता, बदकिस्मती से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका तो दिमागी संतुलन हिला हुआ, उनके तारे दिमाग की कुछ गड़बड़ हो चुकी है, उन पे ध्यान देना इनको आवश्यक रहेगा। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी की इकाई को यहाँ बोल दूं कि सड़कों पे ना माला पहनना शुरू कर दीजिए, टमाटर प्याज मूली मिर्ची की, और प्रदर्शन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरे 5 साल तक ये सरकार चलने वाली है। इस सरकार ने जनकालीन काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे विडोज, एल्डरली पीपल, विकलांगों के लिए पेंशन एनहांसमेंट करनी हो, मैरिज के लिए पेंशन एनहांसमेंट करनी हो, 10 किलो फ्री राशन एएवाई कैटेगरी को देना हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस हो, स्टैंप ड्यूटी को हटाना हो, डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाना हो, रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाना हो, 200 यूनिट फ्री बिजली देना हो, ये सारे काम अलायंस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर किए हैं। और जहां तक ये आपने ये सवाल पूछा कि जो किरण रिजिजू उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, वक्फ बोर्ड पे क्या बात होती है, मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहूंगा। कांग्रेस का यहाँ पे पूरे भारत में एक पॉलिटिकल मौकफ है कि हम वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट है। असेंबली में भी हमने ये बात रखी है, असेंबली में उमर साहब ने भी ये बात रखी है, और हमारा पॉलिटिकल बिलीफ यही है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या गुल खिलाए, आतंकवाद इनकी वजह से बढ़ा, बेरोजगारी इनकी वजह से बढ़ी, शराब के ठेके इनकी वजह से आए, डेली वेजेस का मसला इनकी वजह से हुआ, यहाँ पे स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के टैक्स, ये सब भाजपा की करतूत है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं आपको रोकूंगा, मुझे बार बार ये सफाई देनी पड़ती है कि डेली वेजर का इशू जो है ना, जो विपक्ष कहता है, अपोजिशन कहती है, ये क्रिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रही है। और 2014 में कांग्रेस थोड़ा सा असर्ट करती तो ये डेली वेजर्स का इशू सॉल्व हो चुका होता है। आरोप लगाने से पहले थोड़ा उसका सबसे पहली बात यह है कि जी नहीं, आरोप हमने लगाया हुआ है और हमारे पास सारे तथ्य भी है। समाज में अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपको खत्म करनी है तो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स डेली वेजेस उस वक्त पे था, तो टाइम टू टाइम डेली वेजेस को बढ़ाया भी गया, टाइम टू टाइम की सैलरी भी एनहांस हो गई। लेकिन अब 2025 में कंप्लीट रेगुलराइजेशन की जरूरत है, तो वो भाजपा क्यों नहीं करती है? हम करने को तैयार है, हम अपने मैनिफेस्टो में बात रखते हैं, हर जगह पे बात रखते हैं। यहाँ पे तर्क वितर्क की बात नहीं है, यहाँ पे इंसाफ की बात है, यहाँ पे जनता की बात है, डेली वेजेस की बात है, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात की बात है। यहाँ पे उनको उनके जिंदगी में आपने न्याय देना है, उसके लिए हम तैयार है। भाजपा तो तैयार नहीं थी, भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया। हमने कम से कम कमेटी का गठन किया, और 2014 से पहले जब हमारी सरकार थी तब भी कमेटी का गठन हुआ था। उस वक्त सरकार बदल गई, भाजपा की मंशा खराब थी, कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए। और भाजपा किस मुंह से आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर? भाजपा के पास 11 साल का वक्त था, 11 साल में क्या किया इन्होंने? इनसे सवाल पूछिए आप। जी ऐसा, ये हमारे लिए भी नया अनुभव, आपके लिए भी नया अनुभव है, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ये एक सरकार जो होती है यूटी की सरकार में, उसके लिए मुझे लगता है कि मंत्रियों के लिए भी मुसीबत रहती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। यस, बड़ा डिस्टर्बिंग है ये जी, बड़ा डिस्टर्बिंग है कि एक काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी को भी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक माहौल होना चाहिए उसको काम करने के लिए। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई ये नहीं समझ सकता है कि मुझे किसके अंडर काम करना है और किस डायरेक्शन से जाना है। तो ये एक सूरत हाल ऐसी बनी है जो अल्टीमेटली लोगों के मफादात पर असर डालती है, लोगों के मामला जो है उन पर असर डालते हैं। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट होती है, जो एम्प्लॉय होता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, और उसी पर्पज से उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्ट किया जाता है कि लोगों की खिदमत हो, लोगों की सर्विस हो। लेकिन ये सारा जो उसके लिए लोग अपना खर्चा भी करते हैं, अपना वोट भी देते हैं,
टैक्सेस के जरिए उनके देखभाल भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उल्टा क्या होता है, खासतौर जम्मू कश्मीर में, हालांकि बाकी जगहों पर भी दिक्कतें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि इस वक्त ये मालूम नहीं कि कौन किसको करना, कौन किसको क्या काम करना है, और ब्यूरोक्रेसी या मुलाजिम जो है इसका भी नाजायज फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई अपने वो कहेंगे अपने कॉन्शियस से कोई काम करता हो, वो भी है कुछ लोग, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ ही देखते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में कि उनका क्या रहता है। अब चूंकि यहाँ वो नहीं है, यहाँ कहीं एलजी आता है, कहीं चीफ मिनिस्टर आता है, कहीं कोई नहीं आता है, तो इस सूरत हाल में एक सिचुएशन बनी हुई है। तो और इसके लिए मुझे लगता है कि बहसत आम अवाम एक जिम्मेदारी जो देती है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देती है, जब उसको वोट देती है कि आप इन मामला को, मेरे मामला को देख लीजिए, तो वो मुझे लगता है कि वो उसको कुप अपने कर पा रहे हैं। वो शायद इसी चीज में फंसे हुए हैं कि वो अपने आप को एम्पावर कैसे करें इस टाइम, क्योंकि इस वैसे भी अपना ही ख्याल रहता है पॉलिटिशियन को, लेकिन इस सूरत हाल में जो अभी बनी हुई है कि एम्पावर की उनको मुझे लगता है प्रायोरिटी है कि हमको एम्पावर किया कैसे किया जाए, चाहे वो बिजनेस रूल के थ्रू किया जाए, चाहे वो स्टेट को रेस्टोर करने के हवाले से किया जाए, या कोई और तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए कि उनको एम्पावर किया जाए। मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी वही है। और उस सिचुएशन में क्योंकि सेंटर अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि अभी जो क्लियरिटी है कि स्टेट को रेस्टोर वो करें, हालांकि उनकी कमिटमेंट है, लेकिन उनका जो अप्रोप्रिएट वर्ड का उसमें है, तो अप्रोप्रिएट फिर उनको वो एड्रेस देता है वो कब करें। तो इसी को चलते हुकूमत जो, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लेंगे, 50 मेंबर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी मुझे लगता है कि वो इस चीज को आगे नहीं चल पा रहे हैं ये लेकर कि अगर हम कुछ करें कहीं ये सेंटर के खिलाफ बात ना मानी जाए और हमारे लिए कोई इशू ना बन जाए। उसी के चलते मुझे लग रहा है वक्फ बोर्ड को भी उन्होंने डिस्कशन नहीं करने दिया असेंबली में, जबकि वक्फ बोर्ड पर डिस्कशन थ्रू आउट कंट्री हुआ, असेंबलीज में हुआ, सड़कों पर हुआ, लेकिन असेंबली में यहाँ की, हालांकि यहाँ की मेजॉरिटी है, मुसलमान है ज्यादा, जिनका जरूरी बनता था कि वहां पर डिस्कस करें, डिबेट करें। हालांकि मैं तो मानता हूं कि इसके लिए डिबेट बीजेपी को भी डिमांड करना चाहिए था, क्योंकि वो अपना तर्क रख सकते थे, वो ये बोल सकते थे कि खूबियां क्या है इस बिल में, वो तो आराम से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही तो इसको नहीं मानते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। तो इसीलिए मुझे लगता है उस डिबेट को भी डिटेल किया गया, ताकि अगर हम इसको डिबेट करेंगे तो कहीं ये सेंटर के खिलाफ ना जाए, बीजेपी लेड गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए, तो उनसे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तो हमारे को कोई दिक्कत ना हो। तो इसके चलते लोग सफर कर रहे हैं, ओवरऑल टोटलिटी में लोग। आजाद साहब, इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्रा जी, आपका स्वागत है। जो वादे आपने किए थे, आपके पास जवाब, मैं पहले ही बताता हूँ क्या जवाब देंगे। जो आपने वादे किए थे उसका आगाज तो हुआ 6 महीने में, लेकिन आवाम संतुष्ट नहीं है। अब आप कहेंगे मैंडेट हमें 5 साल के लिए मिला है, इंतजार कीजिए, क्या कहेंगी? पहली बात तो मैं बड़े गौर से अयाज साहब की बात सुन रही थी, और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज के दिन पे जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर एक बीजेपी वाला नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस डटी हुई है। अगर आज के दिन पे हमारी जो सारी एब्रोगेशन हुई थी, हमारे जो डिसएम्पावरमेंट के कानून लाए गए थे, अगर उन सारे कानूनों पे इस असेंबली की तरफ से ठप्पा नहीं लगाया गया है, वो इस वजह से है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में बैठ के बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया। कितना प्रेशर हम पे था, कितना प्रेशर एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी पे होता, डिस्पाइट कि हमारी सीट्स कम पड़ गई थी, हमें फुल मेजॉरिटी अपने में नहीं थी, हमारी सीटें कम पड़ गई थी, डिस्पाइट दैट, उस सारे प्रेशर को साइड करके हमने आज बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया है। अगर आप एक बीजेपी वाले की हैसियत से या बीजेपी की तरफ से सोच रखते होंगे, और अगर एक बीजेपी वाला चाहता होगा आज चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बने, उनको बस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कमजोर करना है, क्योंकि जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कमजोर होती है उस वक्त जो है बीजेपी ऑटोमेटिकली ताकतवर होती है और बीजेपी ऑटोमेटिकली अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। तो ये समझने की जरूरत है, ये दो ही साइड हैं।
या तो यहाँ पे असेंबली में बीजेपी का साइड है, या तो एनसी का साइड है, या तो आप उस साइड हैं, या तो आप इस साइड हैं, या तो आप बेवकूफ हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिनको सियासत का एबीसीडी नहीं पता, तो आपकी बात इररेलेवेंट है। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपका सवाल है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कौन से वादे आपने इन 6 महीने में पूरे किए। बहुत अच्छी बात है, हम बोलना चाहते हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट मुख्तसरन देते मैं उसका जवाब श्योर कि कौन से वादे हमने पूरे किए। पहला वादा हमने पूरा किया, बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया। यही लोग जो इस वक्त इस टीवी चैनल पे बैठे हैं, इन्हीं लोगों की मैं डिबेटें निकालूंगी जिस डिबेटों में ये लोग बोलते थे कि अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाली है, बस इलेक्शन होने दो। यही लोग आज नई कहानी बोल रहे हैं। तब एक कहानी बोलते थे, आज एक कहानी बोलते थे। हमारा पहली अचीवमेंट जो रही थी वो इन सब लोगों का मुंह बंद करना था। दूसरी बात, जहां तक हमने चाहे दरबार मुंह की बात की थी, चाहे हमने लोकल गवर्नेंस की बात की थी, चाहे आप हमारे एमएलएस को देखिए, सुबह वो 6 बजे नींद से उठ के अपने इलाके के दौरे कर रहे होते हैं, पब्लिक दरबार कर रहे होते हैं। 500 1,000 कंप्लेंट्स उनके पास दिन में आती हैं। आपके लिए शायद ट्रांसफर फट गया कोई कंप्लेंट नहीं होती, लेकिन जिस बच्चे का दूसरे दिन एग्जाम होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसके घर में बिजली आए, उसके गांव में बिजली आए, उसके घर में पानी आए। वो एमएलए जो है हजारों कंप्लेंट इस वक्त आपकी पूरी कर रहे हैं। उसके बाद जहां तक फ्री बिजली देने का वादा था, हमने AAY जिसमें 10 लाख लोग जम्मू और कश्मीर के आते हैं, उनसे हम लोगों ने शुरुआत की फ्री बिजली, फ्री राशन की। चाहे औरतों की बात आती है उसमें, चाहे उनका फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात आए, चाहे उनके सोशल सर्विस सिक्योरिटी की बात आए, चाहे शादी के खर्चे की बात आई, उस सब में हम लोगों ने इजाफा किया। तो इफ्रा जी, बार बार कहना, इफ्रा जी, की बात आती है, इफ्रा जी 1 मिनट के लिए आपको, अब लास्ट इफ्रा जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और राकेश पंत जी से जानना चाहेंगे कि इफ्रा जान ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। राकेश जी, इफ्रा शायद कोई आगा सईद रोहिल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर आई है, इसीलिए इतनी आग बबूला है और दोष हमें दे रही हैं। कह रही है भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद करा दिया, इतने लोगों का मुंह बंद करा दिया जो कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ मिलने वाली है। अरे अपने मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोहिल्ला का मुंह तो आप बंद नहीं करा पाए। वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर, जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं उससे मुख्यमंत्री अंडर प्रेशर हैं, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर प्रेशर है। इतने लोगों के साथ उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद आपने एक सब कमेटी का गठन किया, फिर आपने कोई एफिडेविट वहां देना था वो नहीं दे पाए। लोगों को भरगला रहे हैं अपनी जो आपकी पार्टी के अंदर यहाँ पर राकेश जी सिग्नल आपका भी जाता बना है जी, राकेश जी का भी सिग्नल चला गया है। इफ्रा जी, क्या वाकई में आगा सईद रोहिल्ला आपके लिए मुसीबत बने हुए हैं, दिक्कत बने हुए हैं? देखिए, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है हर लीडर को अपनी बात करने का, हर लीडर जो है उनको अपनी बात करने का हक है। अब मैं इनको याद दिला दूं कि राजस्थान में एक सीनियर लीडर हुआ करती थी जिनके मुंह से एक बार निकल गया कि मोदी जी को तो 70 पे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने आरएसएस के रूल्स के अनुसार 70 पे रिटायरमेंट क्यों नहीं ली, उनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया। क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं होता। वहां मोदी अमित शाह साहब के खिलाफ किसी ने कुछ चूं कर दी, उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर 13-14 करोड़ लोगों में से मुख्यमंत्री बनता है। आपकी तरह नहीं है कि परिवार से मुख्यमंत्री बन गया, आपकी तरह नहीं है कि परिवार से मुख्यमंत्री बना दिया। हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में हमें भाषण मत दीजिए, हमें व्याख्यान मत दीजिए। हम 13-14 करोड़ लोगों की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाता है वो एक पद्धति से चुना जाता है। आपकी तरह नहीं है एक परिवार से चुन लिया, कभी परिवार से चुन लिया, कभी पिता को बना दिया, कभी पुत्र को बना दिया, कभी राकेश जी आपकी पार्टी कहती है कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इफ्रा जान को आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं।
बात तो करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। हम बात नहीं, करें, लेकिन वो मैं क्या आपकी बात सुनिए, जरूर बात करें। आप कर हम आप आर्ग्यूट कीजिए ना प्रधानमंत्री जी भी तर्क और संगत भारतीय तरीके जनता से। पार्टी, अब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी और भारतीय अब जनता सुन लीजिए, पार्टी। सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इफ्रा, विनोद जी मैंने कहा महिलाओं का आदर सम्मान पहले होना चाहिए। आप इफ्रा जी को, इफ्रा जी जी कंटिन्यू कीजिए। इफ्रा जी, 1 मिनट में मुझे अपनी बात कंप्लीट जी। जी, वो महिला जो थी उनका नाम वसुंधरा राजे था। सिंधी। उन बेचारी ने भी कुछ बोल दिया था मोदी जी के खिलाफ, तो ऑलमोस्ट इन्होंने पॉलिटिकल करियर बंद करवा दिया। क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसा मैंने कहा, भाजपा वालों को पता ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिस तंजीम में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर किसी को बात करने का हक है, और हर किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी इंटरप्रेट करने का हक है, और हर किसी को ये कहने का हक है कि आगे किस तरह से हमारी जो पॉलिसी हो वो होगी। जहां तक आगा साहब की बात आती है, ये चाहेंगे, बीजेपी वाले तो चाहेंगे कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, वो मेरे खिलाफ कुछ बोले। सबसे ज्यादा मजा इसमें किसको आ रहा है, ये बात सामने कौन कर रहा है? बीजेपी वाला, जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। मैं यहाँ आप लोगों को खुश नहीं करूंगी उनके खिलाफ कुछ बोल के। मेरी सिर्फ एक बात रहेगी आगा साहब के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बाग है और आगा रूहुल्लाह साहब इसी बाग का एक फूल है। आप रोते रहिए, आप ये बात समझ नहीं पाएंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, सिर्फ एक पॉइंट चलिए बोलना दीपांशु जी, चाहूंगी, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हुई। दीपांशु जी, विनोद जी, नहीं विनोद ना, जी, आपके मैं पास इफ्राजी- आपके पास आऊंगा। मैं इफ्राजी राकेश जी, बात- सबको विनोद जी, बराबर समय मिलना विनोद जी, चाहिए। राकेश जी, सबको बराबर समय मिलना चाहिए। दीपांशु जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ आपके दायित्व भी बड़े बन जाते हैं। दीपांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आपकी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आवाज आ आपकी रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन इस सरकार ने अपने कार्यकाल में जो आरक्षण को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, 13 जुलाई जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत का दिन था, उसमें सार्वजनिक अवकाश की डिमांड की है, ये आपको राष्ट्रीय स्तर पर सूट नहीं करता है। जी दीपांशु जी, तो सवाल क्या है आपका इसमें? मैंने ये कहा कि जब आप जिस सरकार का हिस्सा है वो डिमांड ये कर रही है कि 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, छुट्टी होना चाहिए, जिस दिन महाराजा हरि सिंह के साथ बगावत हुई थी, के खिलाफ बगावत हुई थी, ये चीजें आपको सूट नहीं करती हैं। देखिए, यहाँ पे क्या चीजें सूट करती है, क्या चीजें सूट करती है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है जी। बात हम इतनी सी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर के आम जनमानस से, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक से कंसेंशुअली जो डिसीजन निकले उस हिसाब से हम बातें आगे बढ़ाएंगे। जहां तक अभी 13 जुलाई की बात कर रहे हैं, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया रहा है यहाँ पे दो धड़ल्लों के बीच में, या दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मीडिएशन हो और ऐसा फैसला निकल के आए जो सबके लिए सही रहे, सबके लिए अच्छा रहे। हम यहाँ पे भाजपा आरएसएस की तरफ कितना फसाद करने की कोशिश नहीं करना चाहते। जिस तरीके में असेंबली में इनका हाल देख लीजिए, इनके जो विधायक गण है क्या असेंबली में क्या तोड़फोड़ करते हैं, जमहूरियत का कत्ल करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को एंटी नेशनल आतंकवादी क्या क्या नहीं बोला जाता है। हम कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, सबको प्यार से, सबकी इज्जत करके, सबको एक टेबल पे दीपांशु जी, लास्ट 3 दिन, जो दीपांशु जी, इश्यूज है, ऐसे जो दीपांशु इंपॉर्टेंट जी, इश्यूज है, आपको उसका याद समाधान लेने की कोशिश दिलाऊंगा, करते आपको हैं। याद दिलाऊंगा भारतीय जनता जिस पार्टी सरकार और का आप कांग्रेस हिस्सा पार्टी में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी दीपांशु जी, आराम से आखिरी लोगों को 3 दिन एंटी 7, नेशनल 8 आतंकवादी और पता नहीं 9 क्या अप्रैल, बोलते हैं, लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं रखते। 7, 8 और 9 अप्रैल को आप ही की सरकार ने सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया था, आपको याद होगा। डिमांड थी वक्फ बोर्ड पर प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड क्यों पर नहीं चर्चा। आप आरोप इन पर लगाते हैं, लेकिन हाँ, तो आपका जो इससे पहले का इसका जो आपने पहले मुझसे सवाल पूछा था कि वक्फ बोर्ड पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, तो आपको इससे तो मालूम पड़ गया कि हमारा एक ही स्टैंड है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड जैसी पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पे सियासत की बात नहीं, यहाँ पे आम जनमानस की बात है। मुसलमान भी देश का अभिन्न अंग है, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे अटैक होगा तो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है। माइनॉरिटीज को, मार्जिनलाइज्ड को, मुस्लिम्स को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। असेंबली के हमने पार्लियामेंट में चलिए आप देख राकेश जी, सकते हैं कि हमारी कार्रवाई क्या रही है। मैं आया साहब के पास जाता हूँ, लेकिन आया साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन राकेश जी तीव्र टिप्पणी करना चाहते हैं। जी राकेश जी, आपको इफ्रा जान वो जी वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र तक ना था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी। अरे हमने कहा नाम लिया भाई,
हम इस पे वी आर नॉट द प्लेयर्स। मैच जो है इट इज एंटायरली गोइंग बिटवीन रागा सईद रोहिल्ला एंड उमर अब्दुल्ला साहब। हम उसका वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। आपकी समस्या है आप चाहते हैं ऐसा हो, हम आपको ऐसा करने देंगे नहीं। प्लीज आप चाहते हैं ऐसा हो, आपको मुझे बोलने दीजिए, हम मुझे बोलने दीजिए नहीं। फिर आप देखिए, मुझे बोलने दीजिए। फिर इन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर दी, आंतरिक लोकतंत्र की बात कर दी भारतीय जनता पार्टी में। मैं बड़ा साफ गोई के साथ इफ्रा से पूछूं कि इफ्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की अध्यक्षा कब बनी? दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि उमर साहब के बाद जमीर अब्दुल्ला, उनके बाद उनके पोते, फिर उसके बाद ऊपरे पोते। ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी की बात मत करें आप, क्योंकि हम 13-14 करोड़ लोगों की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी एक पद्धति है, अध्यक्ष चुना जाता है तो पद्धति है, मुख्यमंत्री चुना जाता है तो पद्धति है, और भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए जो सटीक होता है उसका दायित्व उसको वहां पर लगाया जाता है। आप ना सिखाएं हमें, आप अपना घर संभालिए जो टूट के कगार पर खड़ा है। क्या पता आज आप अभी यहाँ बैठी हैं, आधे घंटे बाद बाहर निकले तो उधर रागा सईद रोहिल्ला साहब जो है वो दौड़ पड़े हो दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए। तो कोई पता नहीं है, कल का बहुत चल रहा है टीवी इसमें अपना सोशल मीडिया में, तो वो ध्यान रखिए। हमें लेक्चर मत दीजिए, आप देखिए अपना घर संभालिए। आपकी बातों से लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी आप कर रहे हैं। अयाज साहब, सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटली पिस तो जनता नहीं, मैं इस पर जरूर आना चाहूंगा। देखिए, सिस्टम जो बना है, मैं आपको टाइम दूंगा, अयाज साहब के बाद आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल। एक ही फिर उसके बाद लेकर बना है, दीपांशु जी। मूल जो है, बुनियाद जो है उसकी, वो ये है कि लोगों की भलाई हो, लोगों के लिए हो और मुल्क के लिए हो। चाहे उसमें किसी कोई एम्प्लॉयमेंट की बात हो, मुलाजिम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या किसी को इलेक्ट करने की बात है। जमहूरियत में एक निज़ाम दिया गया है। ये सारी बातें अभी हम देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली देयर कैन बी डिफरेंसेस, देयर आर डिफरेंसेस। बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक, कांग्रेस की, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो निजाम ये दिया गया है कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो हमने किया अभी, जब स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ हमने किया, चाहे बीजेपी था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे पीडीपी थी, चाहे कांग्रेस था, उन्होंने अपने इश्यूज को सामने लाया, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सामने लाया। Then ultimately we'll have to believe that the result whatever has come, because we believe in democracy. If we really believe in democracy, तो रिजल्ट सामने हमारे को आ गया। अगर हम सब का मकसद यही है कि बीजेपी का भी मकसद यही था कि लोगों की भलाई हो, लोगों के लिए काम करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही है, कांग्रेस का भी यही है, पीडीपी का भी यही है, तो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाए कि जब रिजल्ट आता है तो दैट्स फॉर ऑल। और उस सूरत में ये जो सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर की इस वक्त, क्यों हम सब यही नहीं मान के चले कि जमहूरियत में हमने जो सिस्टम निजाम जो दिया है, उसके निजाम के तहत कुछ सामने आ गया, कोई गवर्नमेंट बनी है, हमारे जो मुश्किलात हैं, अगर हम सचमुच लोगों की भलाई के लिए है, जो लोग इस वक्त मुसीबत में, मुश्किलात में हैं, सामना जो कर रहे हैं, मुश्तरका तौर इसमें क्यों नहीं हम देखने की कोशिश करेंगे? चाहे उसमें सेंटर में कुछ करने की बात है, चाहे स्टेट में करने की बात है, चाहे एलजी लेवल की बात करने की बात है, बीजेपी क्यों नहीं ये सोचेगी उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें हो? गवर्नमेंट, क्योंकि वी हैव टू बिलीव इन डेमोक्रेसी, राइट और रॉन्ग, पीपल हैव गिवन द मैंडेट। Personally, I must not have voted for me also for the national conference, but the result is हमारे सामने रिजल्ट है। तो उस सूरत के लिए अगर हमारा ये मंशा है कि लोगों के लिए काम किया जाए, मुल्क के लिए काम किया जाए, रियासत के लिए काम किया जाए, रियासत के लोगों के लिए भलाई के काम किया जाए, तो मुश्तरका तौर हम इस चीज के लिए क्यों ना देखें कि कहां पर क्या दिक्कत है, वहां हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि दिस इज नथिंग, neither national conference is suffering, nor PDP is suffering, nor BJP is suffering. एक तो लोग सफर कर ही रहे हैं, and they are contributing to suffering. Unfortunately, they are contributing to the sufferings of the people. ऐसा इफ्रा जान ने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी, आंतरिक लोकतंत्र, लेकिन अली मोहम्मद सागर क्या बड़े नेता नहीं है? अब्दुल रहीम रातर क्या बड़े नेता नहीं है? लेकिन अब्दुल्ला परिवार को ही क्यों मौका मिलता है? इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज होती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर किसी को अपनी बात करने का हक होता है।
इसको इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। जहां तक बात आती है कि प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट कैसे बनता है, हमारी पार्टी में बाज़ाबिता तौर पे इलेक्शंस होते हैं, डेलीगेट इलेक्शंस। आप चाहें तो जिस वक्त हमारे दूसरे डेलीगेट इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, हम आपको एज एन ऑब्जर्वर बुलाने के लिए तैयार हैं। आप पूरे पैनल को ऑब्जर्वर बुलाएंगे। उसमें पार्टी के हजारों डेलीगेट जो होते हैं, लाखों डेलीगेट इनफैक्ट, बैठ के वोटिंग करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात होती है, उस चीफ मिनिस्टर पोस्ट में पार्टी के जो सारे एमएलएज होते हैं, एमएलएज वोटिंग करते हैं कि कौन जो है उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये सब जो है वोटिंग की बेसिस पे होता है, ये किसी का डिवाइन राइट नहीं है, वोटिंग की बेसिस पे होता है। लेकिन हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी में हर किसी को बात करने का हक है, आगे आने का हक है, इलेक्शंस लड़ने का हक है, बात करने का हक है। जब अगर आपने गलती से थोड़ी ज्यादा बात कर ली और आप बीजेपी में हुए, तो याद रखिएगा उसके बाद चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात, आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे। जिस स्टेट में इनको लगता है कोई ज्यादा मुंह खोल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, गुजरात हो, वहां पे जो सीनियर लीडर्स बीजेपी के एक्चुअली काम करते हैं और बोलते हैं, चूंकि जो ये ऊपर वाली लॉबी है, इनको डर लगता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी हो कोई और बढ़े ना, उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता है। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, ये बनाते हैं चीफ मिनिस्टर, एमपी उन लोगों को जिनको किसी ने देखा ही नहीं होता है, ताकि टॉप के 2 लोगों को कोई थ्रेट ना आए। इसलिए इनको इंटरनल डेमोक्रेसी समझ नहीं आती। अब लास्ट का एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बात रह गई बार-बार वक्फ बिल की बात हुई है, बार-बार एक पॉइंट रह जाता है, वक्फ एक्ट की बात हो रही थी। वक्फ एक्ट, जहां तक वक्फ एक्ट की बात आती है, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, उन्होंने क्लियरली वाज़ह तौर पे कहा है कि ये एक एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इसमें जब ये सारे लोग जो बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसते नहीं, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम लोग जाके कल सुप्रीम चले गए, हमने एक वकील चुना, हम लोगों ने पिटीशन दायर की, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ। आप लोग जो बैठ के यहाँ पे हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया? चलिए आप इफ्रात जी आपके पास आते हैं वापस, लेकिन मैं दीपांशु जी से जानना चाहता हूँ। दीपांशु जी, सरकार ने वादा किया था कि बिजनेस रूल डिफाइन करेंगे, वो बिजनेस रूल अभी तक डिफाइन नहीं, वो लाइन नहीं तय हो पाए कि एलजी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। फिर आपने ये कहा था कि जो बर्खास्त मुलाजिम हैं उनकी बहाली का भी एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 370 तो खैर पास्ट है, लेकिन राज्य के दर्जे की बहाली का भी आपने जिक्र किया था। इन 4 इशू में 3 इशूज पे कहीं भी पेशरफ्त नहीं हुई है दीपांशु जी। जी दीपांशु जी। देखिए विनोद जी, मात्र 6 महीने का समय। हाँ, यस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मात्र 6 महीने का वक्त हुआ सरकार को, 4.5 साल अभी बचे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से फुल स्टेटहुड की बात कर रही है। जो बिजनेस प्रोसीजरल रूल्स है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इसकी बात हो रही थी। अब तक अगर किसी गलत मुलाजिम को गलत धाराओं के अंदर, जेल के अंदर डाला गया है, तो उनकी रिहाई हो जाए, फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो ताकि न्याय हो। इस पे कांग्रेस पार्टी एज अ कंस्ट्रक्टिव अलायंस विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनली अलायंस से बात करके, उमर साहब से बात करके ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करेगी, ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे जम्मू कश्मीर के सभी आम जनमानस का बदलाव होगा। मुझे लगता है इट इज टू अर्ली टू जज द अलायंस, क्योंकि अभी मात्र 6 महीने हुए हैं। अगर आपने सवाल पूछना है तो आपने भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड मांगना है। बेरोजगारी यहाँ पे, महंगाई यहाँ पे, आतंकवाद यहाँ पे तो भाजपा की वजह से हुआ है। तो आपने इससे बेहतर, मेरे से सवाल करने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी का आप ये रवैये समझिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यमों से इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, पॉपुलर गवर्नमेंट पे यहाँ पे प्रेशर डाल दिया। दीपांशु जी, आतंकवाद की चर्चा करेंगे तो कांग्रेस पर उंगलियां उठेंगी। आतंकवाद की चर्चा करेंगे तो कांग्रेस पर उंगलियां उठेंगी। दिखा दिया है, 87 याद आएगा, रिगिंग याद आएगी। माध्यम से पॉपुलर गवर्नमेंट को तंग करने की कोशिश हो रही है। जी, मैंने कहा अगर आतंकवाद की बात करेंगे तो कांग्रेस पर उंगलियां उठेंगी, 87 की रिगिंग भी सामने आएगी और कैसे आतंकवाद फैला था। आप भाजपा पर आरोप लगा। 87 में कोई नहीं, 87 में कोई रिगिंग हुई नहीं।
कोई आपके पास फैक्ट है, कोई प्रूफ है, पुलिस की एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंट लिया है इस चीज का? ये तो टीवी पे बातें चल रही है कि 87 में रिगिंग हुई थी। ये आरएसएस और पाकिस्तान और आतंकवादी बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है ना 87 में रिगिंग हुई, ये मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले दंगाई लोग बोलते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी बोलते हैं और सेपरेटिस्ट। राकेश जी क्या कहेंगे आप? हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप ये आपकी टैगलाइन है क्या? किसी चीज का प्रूफ है तो ये है कि राकेश जी 1990 में भाजपा, अगर किसी चीज का प्रूफ है तो ये इस चीज का प्रूफ है कि 1990 राकेश जी जवाब देंगे। भाजपा की सरकार थी जब कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए। चलिए राकेश जी। हो गया इनका, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने टू अर्ली टू जज। नहीं, अभी भाजपा 10 बहुत साल बचा का अभी। ट्रैक रिकॉर्ड दे। अरे भैया बीच में नहीं, भट्ट साहब बीच में मत बोलिए, मैं सुनता हूँ आपको बड़ी And बड़ी 10 अच्छी years तरह से मैं आपको 10 सुन रहा years is a lot to judge। और 10 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता चलो, है 10 आपका years, चिट्ठा खोलने हाँ। के लिए। आपके कार्य 10 बिल्कुल साल में क्या रहे थे, बिल्कुल उस पे भी बात होनी बिल्कुल, मैं चाहिए। सुन गया, समझ गया जल जीवन मिशन का समझ गया स्कैम, मैं जल बात जीवन आपकी, समझ मिशन का गया। स्कैम, उस पे अरे बात भाई होनी समझ चाहिए। गया बात में। एमटेक और वो जो ब्लैक भाई लिस्टेड समझ गया कंपनीज हूँ, थी, आवाज उनको बंद करे, एग्जाम विनोद जी कंडक्ट इनकी करवाने आवाज के लिए बंद दिए, करे, बीच में नौजवान डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। अरे भाई समझ गया मैं, 10 भाई साहब, भाई साहब आप जवाब ले लीजिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। 6 महीने टू अर्ली टू जज, जम्मू कश्मीर 10 के लोगों साल को का ठगाया बहुत आपने। अरसा होता है और पिछले 70 साल का कोई अरसा ही नहीं होता। साल का कोई जवाब भी इनसे नहीं मांगेगा। 70 साल में कोई जम्मू रिपोर्ट कश्मीर कार्ड भारत इनसे का, नहीं मांगेगा। हाँ, देश का बंटवारा 70 कर दिया साल तुम में लोगों ने। भारत का बंटवारा कर भारत दिया। का अरे अटूट नेहरू अंग है जम्मू कश्मीर को की कांग्रेस प्राइम की वजह से है। मिनिस्टरशिप में। जम्मू कश्मीर में अरे भाई बस आतंकवाद करो, खत्म बीच हुआ में तो मत बोला कांग्रेस की करो वजह अभी। से है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई तो कांग्रेस की वजह से बीच में हुई। बंद करिए, जम्मू इनको बोलिए, पहले कश्मीर बात में करें, शांति बहाली अगर लाई तो कांग्रेस पार्टी ने लाई। आपकी पार्टियों ने क्या किया? आपकी भाजपा ने क्या किया? चल सुन लीजिए दीपांशु जी, आप सुन लीजिए। अब आपने तर्क रखे, चलिए बड़बोलापन इतना अच्छा नहीं होता, बोलिए जी, अरे बोलिए। ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, शांति लाई कांग्रेस ने लाई। अरे देश का बंटवारा इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ। नहीं, देश का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश का बंटवारा सावरकर, गोलवलकर, ये दीनदयाल उपाध्याय, हेजवरकर जैसे लोगों ने किया। ऐसे कॉम्युनल लोगों ने किया जो हिंदू मुसलमान को साथ में नहीं रखना चाहते थे। इन आरएसएस के इन नेताओं की वजह से देश का बंटवारा हुआ। और ये हमें बोलते हैं आरएसएस की वजह से देश का बंटवारा हुआ। सावरकर, तुम्हें कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला? हेजवरकर हो, जो भी लोग हैं आरएसएस के जो लोग थे दंगाई, इनकी वजह से देश का थोड़ी बंटवारा सी हुआ। लज्जा क्योंकि आनी देश का चाहिए बंटवारा आप नहीं लोगों होता, को। इन्होंने देश का अरे बंटवारा छोड़िए, कराया। कहाँ इतिहास और पढ़ आज के तो आए आप भाजपा लोग। की सरकार है ना, भाजपा थोड़ी की लज्जा आनी नीति की चाहिए वजह आप से लोगों को। आज भी देश का बंटवारा होता है। आज भी मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, आज भी माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों को तंग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो 2025 में भी भारत का विभाजन करने पे तुली है। ये 70 साल की बात क्या करते हैं, ये तो 25 चलिए याद साहब के पास चलते हैं। याद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? याद साहब, ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस पार्टी में आपको लगता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है? ये आंतरिक लोकतंत्र पार्टी की? वैसे तो ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो इंटरनल डेमोक्रेसी का तो कुछ नहीं। ठीक है, कहीं कहीं कोई ऐसा डिस्कशन डिबेट हुआ हो और लोगों से राय ली होती होगी, लेकिन अल्टीमेटली वही प्रिवेल करता है कि जो टॉप लेवल पर होता है। सो इंटरनल डेमोक्रेसी का ये कभी मतलब नहीं है कि ऊपर से ही चले। ठीक है, कभी कभी मशवरा लेते हैं, लेकिन मोस्टली मशवरों को माना नहीं जाता। इंटरनल डेमोक्रेसी का ये है कि फिर रूहुल्ला साहब लोगों के हित में खड़े हुए, जो उनका कमिटमेंट है, रूहुल्ला साहब की कमिटमेंट लोगों के पास कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जब वो खड़ा हो गए तो कल बोल रहे थे कि अब मेरे को पार्टी में सुन नहीं रहे हैं। तो इसी डेमोक्रेसी का, इंटरनल डेमोक्रेसी का होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर। बिकॉज यहाँ यही होता है कि जो ऊपर से फ्लो होता है। अभी बीजेपी में भी वही हाल है और शायद कांग्रेस में भी वही हाल होगा। ये तो कहने की बात है इंटरनल डेमोक्रेसी अगर ये करेंगे भी, हालांकि उसमें भी दिक्कतें हैं। अगर ये इंटरनल डेमोक्रेसी करने की बात करेंगे तो शायद कहीं कुछ होगा भी नहीं। दैट ऑल्सो इज देयर, क्योंकि हर एक के अपने अपने मामलात है, अपने अपने ख्याल आता है, तो कितना अकोमोडेट करेंगे। लेकिन इसीलिए शायद अल्टीमेटली वही प्रिवेल करता है जो ऊपर वाले चाहते हैं, टॉप लेवल जो चाहती है वही है। तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। एक आज भी डिसीजन मुझे ये बताइए, अब आप तो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज की बात कर रहे हैं, मैं कंट्री में डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। एवरीथिंग इज बाय द पीपल, पीपल आर सुपर इन द डेमोक्रेसी। सुप्रीम है लोग जी, जो प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं, असेंबलीज को बनाते हैं। आज जब लोग पार्लियामेंट में कोई डिसीजन होता है तो लोगों को नागवारा गुजरता है। तो कौन पार्लियामेंट उसको मानती है, कौन प्राइम मिनिस्टर उसको मानता है? नहीं, लोग चाहते हैं कि ऐसा ना करें तो हम नहीं करेंगे।
जी, तो उसको डेमोक्रेसी थोड़ी कहेंगे। राकेश we जी, say that democracy by the 6 people, महीने then go by the dictates of the people. अयाज साहब, राकेश जी, 6 यहाँ तो महीने मामूली कलर लोगों को नहीं सुनता है, तो आप 10 डेमोक्रेसी साल की का बात कहाँ हिसाब ना करेंगे दे आप? करके, लोगों राकेश जी 10 साल का हिसाब ना देते हुए आप 6 महीने का हिसाब इनसे मांग रहे हैं। नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने ही कहा उमर अब्दुल्ला साहब की 6 महीने का कार्यकाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड यही दे रहे हैं अपना हिसाब किताब, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। रोहिंग्यास के लिए उनकी बस्तियों में पानी खोलना, ये बड़ा अभी इनको बहुत प्यार आ रहा था। ये जो मेरे कांग्रेसी साथी बैठे हुए हैं इनको पूछिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्यार नहीं है, रोहिंग्यास के लिए प्यार है वहां पर। और उसके बाद ये जो अभी आपने बात करी कि हम हिसाब मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट मांग रहे हैं इनसे हिसाब कि रिजर्वेशन पे आपने क्या किया। बहुत बड़ा हुजूम लेकर वो गए मुख्यमंत्री साहब के सामने, आपने 70% रिजर्वेशन बना दिया, उन्होंने सब कमेटी बना दिया। अरे भाई, आप बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन को यहाँ पर एससीज और एसटीज के लिए खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही लोगों की। और वहां जो लोग सत्ता के, द पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उन्हीं की हेजबनी ऊपर रहे। गरीब मुसलमान जो है वो सत्ता के शिखर तक ना पहुंच पाए। गरीब तबका यहाँ पर जो बैठा था, क्या वो वाल्मीकि थे, क्या गुरखास थे, क्या शेड्यूल कास्ट थे, जिनका संविधान यहाँ पर लागू नहीं है, उनको रिजर्वेशन जहाँ पर नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने अधिकार दिए और उसके बाद अभी उनको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं तो कई बार ये समझता हूँ विनोद जी कि आगा सईद रोहिल्ला को भी इन्होंने खुद मुखौटा बनाकर आगे खड़ा कर रखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिकार इनको दिए हैं अपने लोगों को, वाल्मीकि, चाहे वो महिलाएं हो गई, मातृशक्ति, वाल्मीकि हो गए, उसके बाद चलिए दीपांशु से जानना चाहते हैं। दीपांशु जी, इन्होंने आप पर आरोप लगाया कि रोहिंग्या के प्रति आपको बहुत प्रेम है और रिजर्वेशन पे क्या आपत्ति है? जी, रोहिंग्या, पहले मैं रिजर्वेशन की बात पे आना चाहूंगा जी। हमारे नेता रोहिंग्या पर भी आएंगे, आप सब्र रखिए, दोनों बातों को टच करेंगे। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश से वादा किया, जैसे हम सरकार में आएंगे तो पैन इंडिया कंसेंसस होगा, यहाँ पे सेंसस चलेगा, कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित करेंगे। एसटीज, एससीज, ओबीसीज को जितनी उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज है उसके हिसाब से उनको जॉब्स में, ओबीसीज की बात मत करिए, राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा भाषण है पार्लियामेंट में, राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा भाषण है पार्लियामेंट में, जो उन्होंने ओबीसीज के खिलाफ दिया, जो उन्होंने ओबीसीज के खिलाफ दिया। अरे सबसे बड़ी डिबेट है, सबसे बड़ी डिबेट है वो, सबसे बड़ी डिबेट है पार्लियामेंट के इतिहास में, जहां उन्होंने ओबीसीज के खिलाफ बोला। आपको मालूम नहीं है, वहां तक मुझे लगता है ऐसे ही पढ़ा नहीं है आपने, थोड़ी जानकारी लेकर आइए आप। विनोद जी, राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में ओबीसीज के विरुद्ध सबसे बड़ा भाषण दिया पार्लियामेंट के इतिहास में, 2.5 घंटे के लगभग वो बोलते रहे हैं जी। यहाँ पर ओबीसी को अधिकार देंगे, ये मुझे लगता है कि ये उठकर आ गया, इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इनको पता होना चाहिए राजीव गांधी जी ने। अयाज साहब आखिरी सवाल आपसे, अयाज साहब आखिरी सवाल आपसे, क्या आगा सईद रोहिल्ला वाकई गले का फांस बन चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है अगर उनके साथ कहीं किसी किस्म का पैचअप नहीं हुआ, जो मुझे नहीं लग रहा कि पैचअप होगा, क्योंकि उनका एक अपना स्टैंड है और एक जेन्युइन स्टैंड है कि वो लोगों के साथ खड़े हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट करी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मामला को हल नहीं कर पाई तो मैं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और नहीं लग रहा है कि स्टेट और सेंटर या अगर ये तो सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर की रिलेशन क्या रहती है कि क्या रेस्टोरेशन ऑफ पावर जो है गवर्नमेंट के पास वो कुछ कर पाएंगी, ये उस पर सारा निर्भर करता है। अगर कुछ हुआ गवर्नमेंट के लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर कि वो कुछ लोगों के लिए कर पाए तो शायद रोहिल्ला साहब शायद उस चीज को अकोमोडेट कर सकते हैं और कन्विंस हो सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर यही सूरत चल रही तो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज कर सकता है, जो मुझे लग रहा है। चलिए यार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिक्कत बन सकती है। और इफ्रा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश पंत का भी बहुत शुक्रिया, दीपांशु भट्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।